आज हम सब चर्चा कर रहे हैं नेशनल इनकम और अकाउंटिंग पर बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय आय और उसका लेखीकरण, जो आपको माइक्रो इकोनॉमी का एक टॉपिक है। इसमें आप सब जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, ऐसा अकाउंटिंग में इसी में आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, आय का चक्रीय प्रवाह, इस सब पर विशेष चर्चा हम सब करेंगे। तो फर्स्ट इसका देखते हैं नेशनल इनकम का। नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम के जो विभिन्न घटक होते हैं उसका किस तरह काउंटिंग होता है, और भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका किस तरह की समस्याएं काउंटिंग करने में आ रही है, ये सब के विधियों का अध्ययन आज करेंगे। सबसे पहले जीडीपी और जीएनपी की बात करते हैं। जीडीपी और जीएनपी, इसमें हम अधिकांश स्टूडेंट इसमें हमेशा इसका डिफिनेशन में प्रॉब्लम होती है कि जीडीपी क्या होता है और जीएनपी क्या होता है। तो इसमें दो बीच का जो वर्ड है वो डिफर सिर्फ कर रहा है, बाकी दोनों का आगे जी और पी लगा हुआ है। डी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये हो गया। इसमें अब डोमेस्टिक है और नेशनल है। डोमेस्टिक यानी कि घरेलू, और नेशनल हो गया एक तरह से राष्ट्र हो गया, राष्ट्र का राष्ट्रीय यानी नागरिक का हो गया। तो इसमें डोमेस्टिक और नेशनल इसी में कंफ्यूजन होते हैं हमेशा, इसका क्या डिफिनेशन होगा, किस तरह का होगा। तो बहुत सारा स्टूडेंट इसका डिफिनेशन सही से नहीं दे पाते हैं, तो खासकर जब डिफिनेशन क्लियर नहीं होगा तो उसका अकाउंटिंग ऑलरेडी उसका समस्या आएगा कि किस तरह हम गणना करें इसका। तो अगर किसी देश का अगर जीडीपी निकालते हैं तो एक देश मान लेते एक बाउंड्री हो गया, ये बाउंड्री है आपका, ये एक देश हो गया। इस देश में जितने भी उत्पादन होते हैं, प्रोडक्शन, उसका जो अंतिम उत्पाद होता है फाइनल गुड्स का मॉनेटरी वैल्यू को जीडीपी कहते हैं। यानी कि किसी देश में सामान्यतः एक वित्तीय वर्ष लिया जाता है, एक वित्तीय वर्ष में अंतिम उत्पादित वस्तुओं या सेवाओं का मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं एक देश में। अब देश है तो मान लेते हैं कि भारत के परिप्रेक्ष्य में लेते हैं तो ये इंडिया हो गया। इंडिया, तो इंडिया का अगर जीडीपी की काउंटिंग कर रहे हैं तो ये इंडिया हो गया। इस यहाँ जितने भी उत्पादन होंगे वो सभी आपको जीडीपी में शामिल होंगे। अब इसमें देखना है कि यहाँ विदेश के भी नागरिक आकर रहते हैं और यहाँ के लोग बाहर में भी रहते हैं, तो ये समस्या इसलिए आती है। अब मान लेते हैं अदर वर्ल्ड का, अगर यहाँ अगर प्रोडक्शन की बात करते हैं इस देश में अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो ये आपको जीडीपी में काउंटिंग हो जाएगी पूरे देश का। ये देश पूरा बाउंड्री आपको देश हो गया। एक दूसरा लेते हैं सिटीजन को लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ का नागरिक यानी भारत के नागरिक जितना भी अगर उत्पादन करते हैं, तो नागरिक यहाँ के हो सकता है कि विदेश में भी नागरिक रहते होंगे, तो यहाँ के नागरिक, भारत के नागरिक अगर उत्पादन करते हैं, क्यों वो विदेश में भी क्यों नहीं रह रहे हो, लेकिन वो भारत की राष्ट्रीय आय में काउंटिंग होती है। ये दोनों में मेन अंतर दोनों का ये है। तो दोनों का डिफिनेशन में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ काउंटिंग में है। अब इसका एक मेन फॉर्मूला इसका होता है,
जीडीपी और जीएनपी, ये दोनों में डिफरेंस होगा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का। भारत से कुछ विदेश के नागरिक भारत में रहते हैं तो जीडीपी यहाँ बढ़ जाता है। अगर भारत के नागरिक विदेश में रहते हैं तो यहाँ राष्ट्रीय आय बढ़ जाता है, वहां से जो रेमिटेंस प्राप्त होती है। तो ये दोनों में बेसिक आपको डिफरेंसेज है, और इस दोनों का अंतर जीडीपी और जीएनपी में अगर दोनों का संबंध बताते हैं तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, जिसे दोनों का ग्रॉस जो वैल्यू आया नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड, यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, तो शुद्ध आय होगा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों का कॉम्बिनेशन कितना आ रहा है, जो आएगा इसी पर डिपेंड करेगा आपको जीडीपी और जीएनपी। तो दोनों को डिप्रेशन में कोई विशेष अंतर नहीं हुआ। ये आपको हो गया, जीएनपी का हो गया सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी मतलब समझते कंजप्शन, कंजप्शन मतलब व्यय, उपभोग व्यय। इसको हिंदी भी लिख दे रहा है, उपभोग व्यय। आई हो गया निवेश व्यय, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और जी हो गया सरकारी व्यय। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट समझ रहे हैं, निर्यात आयात। ये इसका बेसिक फार्मूला होता है जीएनपी का। अब इसी से आपको आगे भी इसी से फार्मूला आपको निकलते जाएगा। अगर मान लेते हैं जी है, ग्रॉस है, तो ग्रॉस है तो मतलब कि इसमें शामिल है, तो ग्रॉस अगर इसमें से अगर डिप्रेसिएशन घटा देते हैं तो एनजीपी हो जाता है, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट हो जाता है। इसमें अगर माइनस कर देते हैं डिप्रेसिएशन, इसको घिसावट या हरासमन इसको कह सकते हैं। इसमें से अगर ये माइनस हो जाती है डिप्रेसिएशन तो ये आपको एनएनपी बन जाती है, एनएनपी। नेशनल नेट प्रोडक्ट। इसी तरह जीडीपी में भी ले सकते हैं। ये आपको हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल घरेलू उत्पाद। इसमें भी डोमेस्टिक का जो ग्रॉस हो गया, इसमें भी डिप्रेसिएशन की बात करते हैं, तो इसमें भी डिप्रेसिएशन अगर इसमें माइनस कर देते हैं ह्रास माने या घिसावट, तो आपको बन जाती है एनडीपी। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जिसे शुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं।
शुद्ध घरेलू उत्पाद, तो आपको जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी, ये डिप्रेशन में किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोनों में आपको फाइनल प्रोडक्ट्स, एक वित्तीय वर्ष और मॉनेटरी वैल्यू, 3 इसका कीवर्ड होता है डिफिनेशन का। 3 कीवर्ड्स को आप देख सकते हैं और इसके आधार पर आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अब ऐसा नहीं लगता है कि जीडीपी, जीएनपी में कंफ्यूजन होगा। ठीक है, अब इसके आगे बात करते हैं। जीडीपी जो होती है वो देश की अर्थव्यवस्था का एक रिपोर्ट कार्ड होता है। जितना भी इकोनॉमी सर्वे, बजट, सब में जीडीपी और जीडीपी की चर्चा करते हैं। जीडीपी का भी नॉमिनल वैल्यू होता है, रियल वैल्यू होता है, एक मार्केट प्राइस पर होती है, फैक्टर कॉस्ट पर होती है। तो ये सब का आपको अलग अलग इसको निकालना पड़ेगा कि किस तरह इसको निकालने, इसका किस तरह क्या गणना होगा। खासकर आपको बीपीएससी मेंस या यूपीएससी मेंस का जो भी इसका नेशनल इनकम का जो आप इसमें न्यूमेरिकल देना आपको जरूरी होता है। जैसे मान लेते हैं अभी इसको न्यूमेरिकल से समझ सकते हैं आप, जीडीपी का जीडीपी निकालना है। यदि कंजप्शन आपको 100 करोड़ दिया हो, इन्वेस्टमेंट 600 दिया हो, 600 करोड़, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 300 करोड़ हो, एक्सपोर्ट 200 करोड़ हो, इंपोर्ट 100 करोड़ हो, तो इसका न्यूमेरिक जीडीपी कैसे निकालेंगे? तो जीडीपी की जानते हैं कि फॉर्मूला भी बताया आपको, C + I + G + एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये आ गया। इसी में आपको जीडीपी का भी आ सकता है, जीडीपी या जीएनपी का आ सकता है। तो जीडीपी और जीएनपी में जो अंतर जो होता है उसका मेन प्रभाव आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे पड़ता है। बाकी दोनों में टर्मिनोलॉजी सेम होती है। अब इस हिसाब से इसको इक्वेशन को अगर रखते हैं तो आपको काउंटिंग यहां हो जाती है। ये मान लेते 1000 रुपया हो गया, ये 700 हो गया, ये 600 हो गया, और ये इसको 200 ले लेते हैं और इसको 100 ले लेते हैं। ये आपको क्या हो गया, 2400 रुपया जीडीपी या जीएनपी निकालते हैं तो जीएनपी हो जाता है। तो इस तरह से कैलकुलेशन हो गया। इसी में आपको जीडीपी दे दिया हो और C + I अगर दिया हो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं दिया हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दिया हो तो निकाल सकते हैं। जो पहले भी आप इक्वेशन बना चुके हैं, पहले भी पूर्ववर्ती क्लास आप सब पहले पढ़ चुके हैं, बेसिक पढ़े होंगे, तो मैथमेटिक्स टाइप पे इसको सोल्यूशन कर सकते हैं इक्वेशन टाइप पे। तो इसमें आपको विशेष नहीं है। अब इसी में आपको मेन डिप्रेसिएशन आता है। अगर इसी में डिप्रेसिएशन आ जाता है तो अगर मान लेते इफ D = 50 करोड़, ये सब करोड़ में है तो करोड़ में इंक्लूड कर लीजिए। 50 करोड़ है तो आपको इसमें से आपको 50 करोड़ आपको माइनस हो जाएगी, तो 2350 करोड़ आपको आंसर आ गया। इसी तरह आगे नेशनल इनकम, ये आपको ग्रॉस नेशनल इनकम हो सकल राष्ट्रीय। अब इसमें ग्रॉस नेशनल इनकम पर बात आती है। नेशनल इनकम होती है जो फैक्टर कॉस्ट पर होती है, उसकी गणना होती है। तो फैक्टर कॉस्ट पर है तो इसको आगे आप देख सकते हैं नेशनल इनकम
नेशनल इनकम, GNPF पढ़ लिए। इसमें से अगर डिप्रिसिएशन अगर जाता है तो NNP बनता है। NNP बनता है। अगर NNP में से मान लेते हैं इसमें से आप अप्रत्यक्ष कर घटा सकते हैं। अप्रत्यक्ष कर IT, इनडायरेक्ट टैक्सेज, अप्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर, इसमें से और आपको सब्सिडी, जो सरकार सब्सिडी देती है, सहायकी सब्सिडी इसमें से लेस कर देते हैं। और इसमें एक चीज और होता है जो कहीं कहीं आपको बुक में नहीं दिखाई देगा, मिलेगा, सरप्लस ऑफ कारपोरेट सेक्टर। कारपोरेट सेक्टर जो सरप्लस होता है उसको भी इसमें लेस कर देते हैं, इसमें लेस कर देते हैं, इसमें सब्सिडी इसमें ऐड हो जाएगी। ये हो गया कारपोरेट सेक्टर सरप्लस। तो इसको कहीं लिखा हुआ रहता है, कहीं नहीं भी रहता है, तो इसमें अगर विशेष दिक्कत हो तो इसको कोई ध्यान नहीं छोड़ सकते हैं। यानी सरप्लस ऑफ कारपोरेट अफेयर का भी इसमें रहता है जो इसमें मैनेज किया जाता है। तो ये जो जितना इसका जो वैल्यू आ गया आपको, ये आपको फैक्ट नेशनल इनकम आ गया इसका। नेशनल इनकम ये आपको मेन रूप से हो गया। तो फर्स्ट में अगर मानते हैं तो यहाँ अगर डिप्रिसिएशन घटता है, डिप्रिसिएशन से घटता है, फिर IT घटता है, फिर सब्सिडीज में ऐड हो जाता है। और सरप्लस ऑफ कारपोरेट का जो होता है तो कहीं कहीं आपको बुक में मिलेगी, नहीं मिलेगी, लेकिन ये आपको सरप्लस उसको होता है, उसको मैनेज कर देते हैं। ये आपको डिफिनेशन हो गया ये नेशनल इनकम का। अब नेशनल इनकम होता है, उसके बाद पर कैपिटा इनकम होता है। तो नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम डिवाइड कर सकते हैं पॉपुलेशन का नेशनल इनकम में, तो पर कैपिटा इनकम हो जाता है। अब इसी में आपको आगे पढ़ना है डिस्पोजेबल इनकम, फिर पर्सनल इनकम, इसी में आपको पढ़ना है। नेशनल इनकम में अगर पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं, राष्ट्रीय आय में जनसंख्या से, तो पर कैपिटा इनकम होता है। पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय। जनसंख्या से इसको डिवाइड पर करते हैं। अब इसी से आपको पर्सनल इनकम निकालना है। तो पर्सनल इनकम में इसमें होता है कई तरह का जो ट्रांसफर होती है। इसमें से अगर मान लेते हैं तो सरकार देती है ट्रांसफर पेमेंट गवर्नमेंट बाय टू द सिटीजन, एक हो गया। पर्सन ट्रांसफर टू पर्सन, सेकेंड हो गया। इस तरह अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी इसमें ऐड होती है। उसके अलावा सब्सिडी होती है। इस सब का जो कैलकुलेशन होकर जो बचता है वो पर्सनल इनकम आ जाता है। पर्सनल इनकम। अब पर्सनल इनकम में भी अगर इसमें से आप डायरेक्ट टैक्सेज DT यानी प्रत्यक्ष कर, उसके प्रत्यक्ष कर में आपको हो गया इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया। उसके अलावा इसमें भी अगर फी एंड पेनाल्टी अगर ऐड माइनस कर देते हैं, फी पेनाल्टी
इसमें से लेस कर देते हैं तो आपको हो जाता है वो डिस्पोजेबल इनकम होता है। डिस्पोजेबल इनकम हो जाता है, ठीक है। अब इसी में आपको अगर आगे है अकाउंटिंग में आ जाता है ग्रीन अकाउंटिंग कंसेप्ट आ गया है। ग्रीन अकाउंटिंग यानी पर्यावरण पर जो हमारे देश में उत्पादन, राष्ट्रीय आय के उत्पादन में जितने जो फैक्टर लगे हुए हैं, फैक्टर जो कारक हैं, उससे हमारे पर्यावरण को कितनी क्षति पहुंचती है। अगर उसमें पर्यावरण ह्रास को अगर घटा देते हैं तो ग्रीन अकाउंटिंग बन जाता है। तो आपको सिलेबस में ग्रीन अकाउंटिंग यहाँ तक आपको है, आगे आपको वेलफेयर में भी इसमें आएगा कि वेलफेयर माने समाज के कल्याण के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था में हर उत्पादन समाज के कल्याण के लिए लाभदायक है या नहीं है, किस तरह है, किस मद से आएगा, तो हम उसको वेलफेयर में आएगा। जैसे इसी में आया है, जैसे इसका पिग्गू का वेलफेयर और इकोनॉमी से बुक है, 1920 का एक बुक है, उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है कि जब अर्थव्यवस्था में जो भी उत्पादन होते हैं वो अगर समाज के कल्याण के लिए उपयोगी नहीं है तो नहीं कह सकते हैं कि हमारा देश का कल्याण हो रहा है। तो वो भी इसमें आएगा, तो भी आपको इसमें अध्ययन करना है। इसके बाद आपको आगे इसमें आपको कैलकुलस फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, रियल कॉस्ट, ये आपको विशेष रूप से इसमें अध्ययन करना है। तो जानते हैं कि फैक्टर कॉस्ट बेस ईयर इंडेक्स का इसमें इस्तेमाल करना पड़ता है। मान लेते हैं कि 2021 में किसी वस्तु का मूल्य 5,000 रुपया है और इसमें इंडेक्स का मेन क्या, अगर इसको आधार वर्ष से अगर लेते हैं तो फैक्टर कॉस्ट की गणना होती है। मान लेते हैं कि 2018 में कीमत 4,000 हो, लेकिन हो सकता है कि इन्फ्लेशन की वजह से यहाँ चला आया होगा, इन्फ्लेशन जो बढ़ोतरी हुआ तो उसी का इतना कॉस्ट आ गया। तो इसको प्राइस बेस इंडेक्स से लिया जाता है। मान लेते हैं कि 2018 में बेस इंडेक्स का आधार जहां लेते हैं वो 100 होता है इन्फ्लेशन। अगर यहाँ पर अगर बढ़कर इन्फ्लेशन अगर मान लेते हैं 120 हो गया तो इसका फैक्टर कॉस्ट पर निकालते हैं तो कितना आता है, तो इसका जो अमाउंट है 5,000 कैलकुलेशन इसको कर सकते हैं। इसको 6,000 ले लीजिए, सीधा हो जाएगा। तो आपको ये 5,000 रुपये हो गया। तो फैक्टर कॉस्ट पर इसका रेट मान लेते हैं 2018 के लिए हैं तो आपको 5,000 रुपया का इन्फ्लेशन की वजह से 6,000 रुपया हो गया। तो ये आपको इन्फ्लेशन का जो डिफरेंसेज आता है इसको इंडेक्स के आधार पर हम तो निकालते हैं। जैसे में आपको डिफ्लेटर आगे पढ़ना है, इसके बाद आपको आय का सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम पढ़ना है। तो आज वो बता रहे हैं आपको। इसमें आय का चक्रीय प्रवाह पर बात करते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह। चक्रीय प्रवाह में आपको 2 सेक्टर इकोनॉमी से पहले बात करते हैं।
हाउस होल्ड सेक्टर, और गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर हो गया घरेलू क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र। सरकारी क्षेत्र हो गया, इसमें से जो फैक्टर कॉस्ट होता है, फैक्टर मार्केट, जैसा कि आप सब जानते हो पहले से कि मार्केट 3 तरह के होते हैं। फैक्टर कॉस्ट हो गया, मार्केट हो गया, एक मनी मार्केट हो गया, फैक्टर मार्केट हो गया और गुड्स मार्केट हो गया। 3 मार्केट की चर्चा करते हैं। तो तीनों मार्केट में हाउस होल्ड सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर का क्या रोल है, उसके आधार पर इसको देखते हैं। तो हाउस होल्ड सेक्टर जो यहाँ मान लेते हैं फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर मार्केट में बात करते हैं। फैक्टर मार्केट, फैक्टर मार्केट में फैक्टर्स में हो गया आपको क्या, कैपिटल हो गया फैक्टर का, फैक्टर गुड्स हो गया, फैक्टर गुड्स एंड सर्विसेज। तो हाउस होल्ड सेक्टर गवर्नमेंट को मजदूरी, वेज, कैपिटल, लेबर उपलब्ध कराती है गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट इसके बदले आपको वेज के बजाय मजदूरी मिलती है, वेज का, कैपिटल का इंटरेस्ट मिलता है, लेबर का श्रम का उसका वेज मिलता है, मजदूरी। इस तरह जो भी आपको हाउस होल्ड सेक्टर जो फैक्टर जो उपलब्ध गवर्नमेंट करवाते हैं, उसके बदले मनी का सर्कुलेशन अपोजिट होता है। जैसे मान लेते हैं कोई अगर वस्तु कोई व्यक्ति उपलब्ध कराता है, उसके बदले वो उसका मौद्रिक वैल्यू उसको उपलब्ध करता है, यानी मूल्य देता है। तो मनी का जो सर्कुलेशन होता है हमेशा अपोजिट होता है। इसी तरह गुड्स मार्केट में भी देख सकते हैं, गुड्स मार्केट, मनी मार्केट, ये हो गया। इसमें आप अभी हम 2 सेक्टर की बात कर रहे हैं, हाउस होल्ड सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के। इसमें ये आ गया आपको, इसको आप यहाँ गवर्नमेंट बिजनेस सेक्टर भी डाल दीजिए। बिजनेस सेक्टर इसको डाल दीजिए। बिजनेस सेक्टर 2 सेक्टर की भी बात कर रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट का अगर इंटरवेंशन होता है तो एक तीसरा थर्ड सेक्टर आता है, तो गवर्नमेंट आती है। तो गवर्नमेंट का इसमें एक रोल डाल देते हैं। यहाँ मान लेते हैं गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मान लेते हैं, ये हो गया। अब यहां से जो होते हैं उस पर एक टैक्सेज लगाती है गवर्नमेंट, टैक्स एंड एक्सपेंडिचर। यहां से जो सामान अगर मार्केट में बिकता है उस पर टैक्स लगाती है। जो टैक्स कलेक्शन होता है वो उसको एक्सपेंडिचर फिर हाउस होल्ड सेक्टर पर और बिजनेस सेक्टर पर ही खर्च करता है। तो एक तरफ से इसका फैक्टर कॉस्ट आपको ट्रांसफर हो रहा है, तो उसके अपोजिट में मनी का सर्कुलेशन हो रहा है। तो जैसे गवर्नमेंट इसमें अगर इन्वॉल्व होती है तो टैक्स के रूप में माध्यम से वसूलती है, उसके बदले वो हाउस होल्ड सेक्टर और बिजनेस सेक्टर में वो इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन वगैरह बहुत सारे अपने काम करती है, उसमें वो व्यय करती है। तो एक्सपेंडिचर के रूप में होता है, यानी जो पैसा लिया सरकार बजट या
के माध्यम से या जो टैक्सेशन जो लागू करती है उसके माध्यम से उसको वापस करती है एक्सपेंडिचर के रूप में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के रूप में। तो पैसे को सर्कुलेशन होता है। तो यहाँ से जो टैक्स लिया उसी को फिर रिपीट करता है। तो एक तरह से सर्कुलेशन आप एरो से देख सकते हैं कि हाउस होल्ड सेक्टर टैक्स कलेक्शन हुआ तो उसका अपोजिट में आपको मनी दोनों तरफ आया, बिजनेस सेक्टर का भी, हाउस होल्ड सेक्टर का भी। तो ये थ्री सेक्टर इकोनॉमी हो गया आपको यहाँ, थ्री सेक्टर इकोनॉमी। अगर इसमें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट फॉरेन सेक्टर अगर जोड़ देते हैं तो 4 सेक्टर का हो जाता है। तो 4 सेक्टर में आप इसमें एक ऐड कर दीजिए यहाँ पे। बिजनेस सेक्टर में भी बहुत सारा होता है जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो कारपोरेट सेक्टर का होता है वो भी यहाँ पर बच जाता है। तो इसमें अगर 4 सेक्टर लेते हैं, फॉरेन सेक्टर, फॉरेन सेक्टर, तो फॉरेन सेक्टर में तो आपको एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है। तो ये सब हाउस एक्सपोर्ट हुआ और इम्पोर्ट हो गया, ये भी तो हाउस होल्ड सेक्टर, बिजनेस मार्केट, गवर्नमेंट सेक्टर में इसका इंटरवेंशन हो जाता है। तो इसमें जो होता है यहाँ से सामान बाहर गया, बाहर सामान यहाँ आया, ये दोनों का नेट होता है। तो आय का चक्रीय प्रवाह यानी कि नेशनल सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम यानी आय का चक्रीय प्रवाह का 4 क्षेत्र के रूप में देखते। अब इसको समराइज करते हैं तो फर्स्ट में आपको 2 सेक्टर होता है, हाउस होल्ड सेक्टर एंड बिजनेस सेक्टर। ये दोनों में फैक्टर मार्केट जो है, कैपिटल हो गया, लेबर हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। उसके बदले में कैपिटल जिसका है उसका आप इंटरेस्ट देते हैं, मजदूरी हो गया, उसका ब्याज दिए, लेबर का हो गया। अगर इसे मानते हैं यहाँ पर लैंड अगर दे देते हैं तो लैंड अगर भूमि जो उपलब्ध कराया तो उसके बदले आप रेंट मिलता है, किराया हो गया आपको, जिसे रेंटल इनकम भी कहते हैं, आपको रेंटल इनकम जो आती है। तो उस तरह जो भी फैक्टर है उसका मिलता है आपको। इस तरह आपको गुड्स मार्केट और मनी मार्केट में भी सर्कुलेशन होता है। ये दोनों का दोनों तरफ से आदान प्रदान होता है। यहाँ जो सामान बिजनेस सेक्टर में जो सामान बनती है, वस्तुएं, गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन होता है वो हाउस होल्ड सेक्टर में उसका वितरण होता है। उसके बदले ये पे करता है पैसा, इसके बदले ये पैसा इसको ट्रांसफर होता है। यानी मनी का सर्कुलेशन हमेशा विपरीत दिशा, गुड्स एंड सर्विसेज के विपरीत दिशा में होती है। ये इसका कीवर्ड एक ध्यान रखिएगा हमेशा जो डायग्राम बनाते समय। इस तरह का तो आपको 4 सेक्टर हो गया। अब हिंदी भाषी वाला के ठीक हो गया, हाउस होल्ड सेक्टर मान लेते हैं। अब इसको चारों को 4 तरह से लिख देते हैं इसको सही से। चार क्षेत्रक में हो गया। फर्स्ट में हो गया घरेलू क्षेत्रक हो गया, व्यवसायिक क्षेत्रक हो गया, तीसरा में आपको सार्वजनिक क्षेत्र हो गया, सरकार के इंटरवेंशन हो गया। फोर्थ में आपको विदेशी क्षेत्र हो गया। विदेशी क्षेत्र हो गया। एक तरह से आपको ये नेशनल सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम जो आपको बीपीएससी का जो संयुक्त कंबाइंड एग्जाम होती है उसका ऑप्शनल पेपर का, ऑडिटर का, ये सब जो आपको, और जो प्रोजेक्ट मैनेजर है इसमें भी इसका कुछ इसके पार्ट आता है तो आप इस देख सकते हैं। और इसमें इस पे क्वेश्चन एक तरह से आपको समराइज हो जाती है। तो इसमें आपको सिर्फ डायग्राम, अगर डायग्राम भी बना देते हैं तो बहुत अच्छा आपको नंबर मिलता है। डायग्राम को समझने के लिए विशेष आपको
प्रैक्टिस करने की जरूरत है। एक बार प्रैक्टिस करने के बाद इसका सब टर्मिनोलॉजी सबको याद हो जाएगा। तो इस आधार पर इसके बाद आपको अगले जो इसी में और इसका आता है जीडीपी जीएनपी का जो और से जो टर्मिनोलॉजी इसका बचा हुआ है सब, जो रियल इनकम और इसका नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, वो सब बनाना है आपको। कैसे उसका फॉर्मेशन होता है, क्या निकलता है, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, उसका जीडीपी की गणना की विधियां जो हमेशा बीपीएससी पूछते आई है, उसके गणना की विधि है। 3 विधि आपको है, उत्पादन विधि, व्यय विधि और आय विधि। उत्पादन विधि को ही प्रोडक्शन मेथड को आउटपुट मेथड कहते हैं या वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं, मूल्य वर्धित व्यवस्था हो गया वो। तो उसको 3 पार्ट में है, उसको विशेष अगले क्लास जो होगी उसमें आपको विशेष रूप से उसको समझाएंगे। तब तक आप इसको समराइज करके देख सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं।